ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे। हमने इनिशियल जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे वो था स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्टिकल और कॉलम, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम कर रहे थे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसमें थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा था, राइट। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट हमने स्पेशल टाइप किया था वो क्या था? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उसका कंडीशन क्या था? A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अरे नहीं, सॉरी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद क्या था? हर्मिशियन। हर्मिशियन था A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू A, और स्क्यू हर्मिशियन मतलब नेगेटिव। उसके बाद कुछ किया? इसके बाद कुछ नहीं किया, राइट। अच्छा, ऑर्थोगोनल भी किया था। ऑर्थोगोनल की क्या थी प्रॉपर्टी? वन नहीं, वन होता नहीं है मैट्रिक्स में, वन का कॉरेस्पॉन्डिंग आई होता है, ठीक है। और आप लोगों को ये याद है ऑर्थोगोनल था, इसी का ही एक भाई होता है जो कॉन्जुगेट के साथ एप्लीकेबल होता है, उसको यूनिटरी कहते हैं। सेम चीज, बस कॉन्जुगेट के साथ। A इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आई, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे एक कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा था, कहाँ गया ये था ऑर्थोगोनल, ठीक है। जब कॉन्जुगेट के साथ आता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट, तो उसको कहते हैं यूनिटरी। याद रहेगा, ये कुछ कुछ डेफिनेशन याद रख लिए, क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे डेफिनेशन फॉर्म में आपको मैट्रिक्स दे दिया, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये जो इतने सारे हम पढ़ने वाले ना स्पेशल टाइप्स, वो प्रैक्टिस कर करके याद होंगे, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। सो यूनिटरी याद रहेगा, एकदम ऑर्थो का भाई है, जैसे हर्मिशियन स्क्यू और सिमेट्रिक का भाई था, राइट, वैसे ही। द ओनली डिफरेंस वाज कॉन्जुगेट। ओके, अगला है आइडेम्पोटेंट। वेरी इजी, टर्म थोड़ा अजीब सा है, बट आई होप उसकी वजह से याद रहे। आइडेम्पोटेंट मतलब जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर हो गया बट इट कम्स आउट टू बी द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया और ए ही आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है ना, तो ए क्यूब क्या होगा? क्या मैं ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? और ए स्क्वायर तो ए ही है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, ये फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर फिर से ए है, यानी ए क्यूब भी ए हो गया, ए टू दी पावर 4 भी ए हो जाएगा, ए टू दी पावर 5 भी ए हो जाएगा, ए टू दी पावर एन ए हो जाएगा। मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आप कुछ भी पावर रेस कर दो, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है। याद रहेगा ये? दिस इज द फोर्थ टाइप और फिफ्थ, या फिफ्थ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने 2 क्लास पहले किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। If AB equal to A and BA equal to B, then show that B will be idempotent. ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, याद है कि if AB equal to A and BA equal to B, prove that A square is equal to A. नहीं, A square नहीं था सर, B square equal to B प्रूव करना था, ऐसा कुछ। Do you guys remember? या करके दिखाओ एक बार और। हाँ क्या रिमेंबर, या हाँ करके दिखाओ? क्या करके दिखाऊं? ओके, ये देखो, मुझे अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूफ करना है तो मैं ये वाला टर्म लूंगा, ए बी इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसमें प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर पता है आप लोगों को, जिस मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करने के टाइम बाद में लिखते हैं उसको पोस्ट कहते हैं, जिसको पहले लिखते हैं प्री कहते हैं उसे। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ए बी और बी ए को इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें मैं ना, क्योंकि यहाँ पे बी है, मैं इसके साथ एक पोस्ट मल्टीप्लाई ए कर दूंगा, इसके साथ भी पोस्ट मल्टीप्लाई ए कर दूंगा, ठीक है। बी ए की वैल्यू मुझे गिवन है, देखिए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर। ए इंटू बी मुझे गिवन है ए के बराबर, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ये प्रूफ कर दिया, मतलब ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके,
जब आइडेंपोटेंट था तो ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। जब इनवॉल्यूटरी है तो ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर आई के बराबर है, अच्छा छोड़ो इसको, ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसको याद रखना, ये सब डेफिनेशंस के टर्म्स याद होने चाहिए। और लास्ट है निलपोटेंट, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि मान लीजिए मुझे गिवन है ए मैट्रिक्स, नॉट ए नल मैट्रिक्स, इसमें वैल्यूज है और ए को मैंने ए से ही मल्टीप्लाई किया, यानी ए स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर भी कुछ एक मैट्रिक्स वैल्यू आ गया जिसमें सब रियल नंबर्स है, मतलब इट्स नॉट जीरो। फिर ए स्क्वायर से मैंने ए मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया, लेकिन ए क्यूब जो आया ना वो जीरो मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, उसमें सारे वैल्यू जीरो आ गए, ठीक है। सो ऐसे मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करते जाओ और इवेंचुअली किसी वैल्यू पे वो जीरो बन जाता है, नल मैट्रिक्स बन जाता है, उन्हीं मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्डर पे वो जीरो हो जाता है, जैसे ये वाला एग्जांपल क्यूब में जीरो हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया था ना, वो क्वेश्चन अच्छे इसमें है नहीं वो। मान लीजिए अब आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम मैट्रिक्स, ए है, ठीक है, 1 -1 0 1। ए स्क्वायर अगर करूंगा तो इससे यही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, 1 0 -1 -1 -2 0। अरे ये तो वो वाला हो गया जो हम Q to the power 2007 कर रहे थे ना, ये वो वाला सिनेरियो हो गया। एनीवेज, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। नल मैट्रिक्स बना नहीं। अब मैं ए क्यूब कैलकुलेट करूंगा। ए क्यूब कैलकुलेट करने के लिए फिर से इसके साथ में ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मान लीजिए इसका आंसर ये आ जाता है ए क्यूब। दैट मीन्स जब मैं ए को उसी से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं तो एक स्टेज पे जाके ये जीरो मैट्रिक्स बन जा रहा है, नल मैट्रिक्स। तो ए जो है मेरा वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते जाओ और किसी एक स्टेज में जाके वो नल मैट्रिक्स आंसर दे देता है, उसको बोलते हैं निलपोटेंट। और जिस ऑर्डर में जिस पावर में, ठीक है, ये मैट्रिक्स आंसर देता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट। क्या कहते हैं? एनीवेज, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कौन से पावर में जाके वो, अच्छा पावर ऑफ निलपोटेंट कहते हैं, नॉट ऑर्डर, ठीक है, कौन से पावर में जाके वो नल मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है। सो निलपोटेंट का निल और नल मैट्रिक्स, इसको आप कोरिलेट करके रखें, जहां पे जाके निल हो जाता है या नल हो जाता है, जो भी, ठीक है। देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि कोई भी मैट्रिक्स कौन से पावर पे जाके जीरो होगा, वो आपको एक एक करके ही देखना पड़ेगा। There is no direct way to find it, ठीक है। In case, okay, now comes the last and the most important type, singular and non-singular matrix। बहुत easy भी है और ये CBSE का भी पार्ट है, तो आपके स्कूल में भी काम आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है ना, सीखा था कि नहीं हमने? डिटर्मिनेंट वैल्यू जिसका जीरो हो जाता है उसको कहते हैं सिंगुलर, और जिसका नॉन जीरो रहता है डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये याद रहेगा। इस वाले पर्टिकुलर टाइप में कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि सिंगुलर जीरो वाला होता है या नॉन सिंगुलर जीरो वाला होता है, कंफ्यूजन इसमें आ जाता है, याद रखने में। तो हमेशा याद रखना नॉन जीरो वाला नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है, उसमें ये नॉन वर्ड कॉमन है, और सिंगुलर वाला जीरो होता है, याद रहेगा। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका ना बहुत सिग्निफिकेंस है आगे जाके, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है। ठीक है।
हमने ना लास्ट क्लास में, उसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और मैंने आपको ये बताया था डिटर्मिनेंट इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जब एक ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली उसको सॉल्व करके उसका एक आंसर निकाल देते हैं। वैसे ही एक ऑपरेशन होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है। बहुत आगे जाके जब हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह निकालना पड़ेगा तो एडजॉइंट उसमें काम आते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? एडजॉइंट इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ आ गया आपको? ट्रांसपोज भी नहीं, ट्रांसपोज भी पता है, कोफैक्टर भी पता है, नहीं? ओके फाइन। तो पहले हम समझेंगे कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज तो पता ही होगा ना, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है। पहले हम समझेंगे कोफैक्टर क्या होता है। बट इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग कोफैक्टर क्या होता है, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड माइनर, ठीक है। माइनर क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, कैसे लिखूं, कोई नंबर से A B C D E F G H I, ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हर एक टर्म का एक कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होता है और एक कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है, हर एक टर्म का होता है, ठीक है। तो इसमें 9 टर्म्स है और आई शुड से 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स होंगे और 9 कोफैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ना हर एक पोजीशन का एक खुद का साइन होता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जैसे कि इस पोजीशन का साइन प्लस होता है, इसका माइनस, प्लस, बेसिकली ऑल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस ही आएगा, ऊपर जाओ या साइड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। तो हर एक पोजीशन का साइन होता है। माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर बताता हूं। आपको याद है हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? a इंटू ई आई माइनस एच एफ करते थे, फिर माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ करते थे, फिर प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई करते थे। याद है ना डिटर्मिनेंट ऐसे कैलकुलेट करते थे, हाँ या ना? ओके, माइनर भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ए का माइनर, ठीक है, तो ये जिस पोजीशन में है ना उसको मैं एम ऑफ ए लिख देता हूँ। ए का माइनर होगा ई आई माइनस एच एफ, याद रहेगा। और ए का कोफैक्टर क्या होगा? यही माइनर का वैल्यू इनटू ये जो पोजीशन का साइन है। इस पोजीशन का साइन प्लस है तो इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, तो इसमें माइनर और कोफैक्टर सेम ही है, इक्वल, ठीक है। बी का माइनर निकाल सकता हूं मैं। बी का माइनर क्या होगा? डी आई इंटू जी एफ। जब माइनर निकालते तब साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते नहीं, कोफैक्टर मिले। माइनर निकालते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और साइन के साथ वाला सिर्फ इसी का साइन जिसका मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, इनके साइंस मत यूज कर लेना, ठीक है। तो माइनर ऑफ बीज डी आई माइनस जी एफ, ये समझ आया ना सबको, इसमें तो डाउट नहीं है। कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा? क्योंकि कोफैक्टर ऑफ बी ऐसे पोजीशन में जहां पे उस पोजीशन का साइन नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव ऑफ डी आई माइनस जी एफ कर देंगे, ये कोफैक्टर हो गया, ठीक है। सो आप ये रियलाइज कीजिए हर एक पॉजिटिव पोजीशंस का कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे, हर एक नेगेटिव पोजीशन का एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, याद रहेगा। अगर आप एनसीईआरटी में रेफर करेंगे उसमें कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कैपिटल ए या कैपिटल सी कोफैक्टर्स कहलाता है और माइनर एम रहेगा। समझ आ गया कोफैक्टर क्या होता है? सो डू यू रियलाइज हर एक टर्म का कोफैक्टर्स होगा। माइनर को ज्यादा यूज नहीं किया जाता, फर्दर सॉल्विंग में कोफैक्टर्स को ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसको ध्यान रखिए। चलो ये कर रहे तो एक और चीज आपको सिखाई देता हूँ जो कि बाद में भी आनी ही वाला है, बट इससे रेलेवेंट है तो मैं पहले सिखाता हूँ। इस डिटर्मिनेंट का अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू में डी से लिख रहा हूँ, ए इंटू ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव डाल के जो नेगेटिव है इसके साथ ले आऊंगा अंदर। ये समझ आया क्या स्टेप किया मैंने?
ये नेगेटिव b था ना, तो मैं इसको पॉजिटिव कर दिया और नेगेटिव को इस वाले सेकेंड टर्म के साथ मैंने डाल दिया, ठीक है। सो कैन यू रियलाइज दिस टर्म इज कोफैक्टर ऑफ a, ये कोफैक्टर ऑफ a है। यू रियलाइज दैट दिस टर्म विद नेगेटिव साइन इज कोफैक्टर ऑफ b, दिस माइनस दिस का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये कोफैक्टर ऑफ b है, एंड ये जो है ये c का कोफैक्टर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू कोफैक्टर ऑफ a प्लस b इंटू कोफैक्टर ऑफ b प्लस c इंटू कोफैक्टर ऑफ c। डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को लिखा मैंने ऐसा, समझ आया। सो इसी को दूसरे टर्म में अगर लिखे, अगर मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, कोई एक रो पकड़े या फिर कोई एक कॉलम पकड़िए, एनी रो और एनी कॉलम विल डू, उस एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया। ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन को ही मैंने बस थोड़ा सा और कोफैक्टर के टर्म्स में लिखा है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। ये समझ आया कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, किसी भी एक रो के या कॉलम के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। इसमें इसी टाइम पे एक और चीज याद रखिए, अभी देखिए मैंने कोफैक्टर a को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर b को उसके और c को उसके, ठीक है, तो मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला। लेकिन अब अगर आप a को ना किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि a को मैंने मान लीजिए d के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b को मैंने e के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c को मैंने f के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। किसी b का कोफैक्टर होगा, इस रो और इस कॉलम को हाइड कीजिए, bi माइनस सी एच, और क्योंकि नेगेटिव पोजीशन है तो होल नेगेटिव, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं स्पेशली सीबीएसई वगैरह में, एंड आप लोग एक्सपैंड करके मत बैठ जाएगा, आप बस देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया तो आंसर 0 है सीधे, ठीक है। अगर सेम कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तभी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, वरना आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स कैसे होते हैं, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन या डिटर्मिनेंट वैल्यू यूजिंग कोफैक्टर्स में कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। तो डू यू रियलाइज कि हर एक डिटर्मिनेंट का उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग, और आई शुड से हर एक मैट्रिक्स का उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनेगा, ठीक है। अभी ए का मैंने कोफैक्टर कैलकुलेट किया सी ए, इसको भी एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, Do you realize ये कैसे बना रहा हूं? They won't be equal obviously, but इससे मैं इसका एक corresponding कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकता हूं, हाँ या ना? हाँ, इसमें कंफ्यूजन है कुछ, कैसे बनेगा? इनफैक्ट यू हैव टू बी सो क्विक कि आप एलिमेंट्स देख के फटाफट बना दो विद इन 20-30 सेकंड्स, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। और फिर ये जो मैट्रिक्स बना इसका आप ले लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, उसी को एडजॉइंट कहते हैं। मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, ट्रांसपोज ले लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, हाँ या ना? हैव यू अंडरस्टूड? आई नो थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आराम से सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए पहला वाला 2x2 मैट्रिक्स है तो आसान है, तो ये मैं करूंगा। दूसरा वाला 3x3 मुश्किल है, वो आप करोगे। स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना, एग्जाम्पल करा देते हैं, बाकी घर के लिए दे देते हैं वैसे। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट 4 है, 4 का कोफैक्टर क्या होगा? पोजीशंस लिख के साइन लिख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। 4 का कोफैक्टर क्या होगा? 4 है, हाइड कीजिए, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड कर लीजिए, बचा क्या? 5, वही है।
ठीक है, सो इसका हो गया 5। 1 का कोफैक्टर क्या होगा? नहीं, 1 का नेगेटिव पोजीशन है, वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो 1 -1 का क्या होगा? सोच के कॉलम हाइड करो, रो हाइड करो, बचा क्या? 1। पोजीशन क्या है? नेगेटिव, -1। ठीक है, ये मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूं। 5 का क्या होगा? 4। किसी को डाउट है इसमें? कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, इसका क्या ले लेना है मुझे? ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? 5 1 -1 4 हो गया। दिस इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी दिस इज अ जॉइंट मैट्रिक्स, नॉट कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स वो था, ये जॉइंट हो गया। ठीक है, अगला वाला ट्राई करेंगे आप लोग, हाँ या ना? कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। दिख रहा है? विजिबल है? हो रहा है? अटक गए? काम आगे बढ़ रहा है? इसमें होगा 6 -5 1। ठीक है, इसका होगा 0 -4 +4, लेकिन पोजीशन है ये -4 होगा यार, ये गलत हो गया। 3 × 0 -4 × 1 यानी +4, और इसका पोजीशन नेगेटिव है तो -4, यहाँ पे -4 आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, आंसर मैं करके दिखा। ठीक है, देखिए 3/3 मैट्रिक्स का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या होगा? 2 × 3 -5 × 1 यानी -1, हाँ या ना? नहीं, ओ सॉरी 6 1, पहला कोफैक्टर 1 हो गया। अगला -2 है, इसका होगा 0 × 3 0 -1 × -4 यानी +4। +4 इसका कैलकुलेशन आया, लेकिन ये नेगेटिव पोजीशन है तो -4 आएगा आंसर। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, 4 का क्या होगा? 0 -8 +8। ठीक है, अगला क्या होगा? इसका मैं ये और ये हाइड करूंगा, यानी -6 -20 -26। पोजीशन नेगेटिव है तो +26 हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को? ओके, 2 का क्या होगा? 3 + 16 19 प्लस पोजीशन है, वैसे ही रहेगा। ये
5 माइनस 8 माइनस 3, नेगेटिव पोजीशन है 3 हो जाएगा। माइनस 4 इसका होगा -2 -8 -10 है, प्लस पोजीशन है सेम रहेगा। ठीक है, 5 1 -0 1, नेगेटिव पोजीशन है -1 हो जाएगा। नेगेटिव पोजीशन है का मतलब समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, 3 2 -0 2 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पोजीशन है। इसका क्या ले लेना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना मत भूल जाना, को फैक्टर बनाने की खुशी में ट्रांसपोज ही लेना भूल गया, एडजॉइंट गलत आ गया। ठीक है, सो इसका एडजॉइंट होगा 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। ठीक है, मैच कर लीजिए आंसर। ओके, देखिए एक और आपको चीज बता दो, जब भी 2/2 का आपको को फैक्टर लेना है ना, तो को फैक्टर लेके मतलब एडजॉइंट बनाना है ना, वो तो प्रोसेस आपको पता चल गया, लेकिन 2/2 मिले ना तो फटाफट करो। ये जो 4 5 है ना डायगोनल एलिमेंट्स, उसको स्वैप कर दो 5 4 कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप कर दो और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है उनके साइन ऑपोजिट कर दो। यहाँ प्लस है इसको माइनस कर दो, यहाँ माइनस है इसको प्लस कर दो, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा फॉर 2/2। 2/2 का याद कर लीजिए, हमेशा ऐसे करना है, स्वैप कीजिए और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दीजिए। 3/3 का कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका भी शॉर्टकट है। 2/2 का एटलीस्ट कुछ तो टाइम बचेगा। ठीक है, स्कूल में भी अगर समझ नहीं आ रहा लिख दो डायरेक्ट। एक्चुअली स्कूल में तो लिख ही सकते हो, बस ये मत लिखना मैंने सोच के वैसे किया, वो कोई देखता नहीं है ना, इतना छोटे में कौन ही देखेगा। ठीक है, अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एडजॉइंट मैट्रिक्स का, और ये स्कूल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के हिसाब से तो है ही, मेंस के हिसाब से। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये भूल जाते हो, ये यूज ही नहीं करते। कई क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो ना एडजॉइंट के क्वेश्चन में, तो हाई चांसेस है कि इस वजह से फंस रहे हो क्योंकि तुमने इसको याद ही नहीं किया हुआ। ठीक है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, लेकिन उसके साथ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब भी किसी मैट्रिक्स को मैं एडजॉइंट से उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ सेम मैट्रिक्स, तो आंसर आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन उससे एक स्केलर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो स्केलर या कांस्टेंट है, इसी का डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और ये पोस्ट मल्टीप्लायर होना चाहिए, प्री होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो ये पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, आंसर यही आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस रिजल्ट को एकदम याद कीजिए, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता, लेकिन जिस क्वेश्चन में आता है इसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड इट्स ट्रू फॉर बोथ सीबीएसई एंड जेईई। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इस पार्ट पे ही आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत? ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही बराबर होता है। ट्रांसपोज के साथ उसका पावर कुछ भी हो हम अंदर बाहर कर सकते हैं, राइट? यू गाइस रिमेंबर ऐसे? तो सिमिलर हम एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू रेज़ टू द पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर, यानी 3/3 मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। याद रहेगा ये सबको? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर एडजॉइंट ऑफ ए। इसके साथ ना मैं प्रॉपर्टी 3 को कोरिलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ही एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाला है, लेकिन अगर मुझे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। यहाँ तक तो सेम है लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि 2 बार एडजॉइंट यूज किया, याद रहेगा? तो सेम लॉजिक से अगर मैं निकालूं एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, तो उसका आंसर आएगा
डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए n-1 रेज टू द पावर 3, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, मतलब जितने एडजॉइंट्स आएंगे उतना यहाँ पे पावर चढ़ जाएगा। समझ आया? बट हाँ ये ध्यान रखिए हम डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा एक स्केलर होगा, एक नंबर होगा, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वुड बी अ मैट्रिक्स विदाउट डिटर्मिनेंट, तो आंसर आएगा वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको तो लिखिए, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होगा ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, यानी एक मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर नहीं आ रहा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स से होगा ही, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2। जो एडजॉइंट निकालते थे उसमें n-1 था, इसमें n-2 है, ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस, याद रहेगा। आगे बढ़े, ये कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बाहर आ गया, क्यों? ट्रांसपोज पावर इनवर्स कुछ नहीं है इनका, कुछ मतलब क्या कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस नहीं, अंदर बाहर कैसे भी कर सकते हो एज पर योर क्वेश्चंस, ठीक है, ये याद रखना। हाँ अब ये बहुत ध्यान से देखिए, जब मैं एक मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर उसका एडजॉइंट ले रहा हूँ, तो ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ला सकता हूँ एडजॉइंट के, k को रेज टू द पावर n-1 कर। आप देखें कांस्टेंट वाले जो सिनेरियोज है ना, हर टाइप के हमारे उसमें आ रहा है कि जब हम मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमने क्या सीखा था, जब मैं मैट्रिक्स को ओपन करता हूँ और अगर कांस्टेंट को अंदर लेके जाता हूँ तो हर एक रो के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता था। याद है ये? लेकिन जब ये मैं डिटर्मिनेंट के साथ कर रहा था, यानी k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। याद है? सो एसेंशियली अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो जब एक मैट्रिक्स वैल्यू के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये जो k बाहर आएगा ना मैट्रिक्स से, सिंपल k बाहर आ जाएगा, पूरे मैट्रिक्स से एक ही k बाहर आएगा। ये समझ आया क्या लिख रहा हूँ? लेकिन जब यही चीज मैं डिटर्मिनेंट के साथ करता हूँ कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इस k को अगर मुझे बाहर लाना है तो जितने रोज या जितने कॉलम से उस मतलब इसके ऑर्डर के हिसाब से बाहर आएगा। अगर ऑर्डर 2 है तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 2 मतलब 2 रोज होंगे तो k स्क्वायर। ऑर्डर 3 है तो k क्यूब बाहर आ जाएगा, मतलब जो भी ऑर्डर है इसका उस ऑर्डर के हिसाब से k बाहर आ जाएगा। ये समझिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस। अब इसमें एक एडजॉइंट, और एडजॉइंट में क्या होगा, n-1 बाहर आएगा, एक कम हो जाता है, ठीक है। पहले ही मैट्रिक्स और इससे परेशान हो रहे थे डिटर्मिनेंट से, अब एडजॉइंट और आगे। बट याद रखिए बहुत फ्रीक्वेंटली तीनों एक साथ यूज होंगे, तो कब k निकलेगा, कब k स्क्वायर निकलेगा, कब n-1 निकलेगा, ये एकदम अच्छी तरह प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। और मेंस में यही पूछते, तीनों एक साथ दे देके पूछते कि बताओ क्या कर लोगे, बताओ। तो कुछ नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, याद रहेगा। इसलिए इसको रिविजिट करते रहिए जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ आप समझ आ गया, आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है। तो k कांस्टेंट जब बाहर निकाल रहा हूं आउट ऑफ एडजॉइंट, तो k रेज टू द पावर n-1 आएगा, ओके। एडजॉइंट ऑफ a रेज टू द पावर n, m को बाहर कर दो, पावर का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कैसे भी ट्रांसपोज पावर इनवर्स सब। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज एडजॉइंट ऑफ b इंटू a, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रांसपोज में, a इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। सेम होल्ड्स ट्रू विद एडजॉइंट, सेम विल होल्ड ट्रू विद इनवर्स आल्सो, आगे जो पढ़ने वाले हैं। नेचुरल वो कैपिटल लेना होगा, ठीक है। समझ आया प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत?
क्वेश्चंस देखे आप? ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 2 वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 गिवन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हमने अभी पढ़ा ना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1, अगर 2 होगा तो n-1 होल स्क्वायर, याद है n-1 हो गया। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए n-1 है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है, ऑर्डर कितना गिवन है 3, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी इसका एक बड़ा भाई, तो उसमें क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 टू द पावर 4। डाउट क्लियर? ओके, अगला देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता है, ट्रांसपोज का तो पता नहीं, बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, किसके बाहर निकाले, डिटर्मिनेंट के या ए के? चलो डिटर्मिनेंट के, कहीं पे भी निकाल सकते, बट ये निकाल के फायदा हुआ क्या, मैं बता दो। ये देखिए मैंने ये जो ट्रांसपोज था वो एडजॉइंट के बाहर निकाला, डिटर्मिनेंट के बाहर नहीं, डिटर्मिनेंट के अंदर है अभी। ठीक है, आप लोगों को याद है जब हम ट्रांसपोज पढ़ रहे थे, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली कॉलम को रो कर दो या रो को कॉलम कर दो, कैसे भी, इन दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो ये जो देखिए ए मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी तो कोई मैट्रिक्स ही होगा ना, कुछ कांस्टेंट नहीं होगा, इट वुड बी अ डिफरेंट मैट्रिक्स बट इट्स स्टिल अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, दोनों सेम होगा कि नहीं? यू गाइस रियलाइज किसी भी डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो सेम होता है। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू लो या उसके ट्रांसपोज का लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज हटा ही दिया पूरा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सेम ही आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या था, हमने किया था पार्ट 1 में 2 स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट? अब अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, इसमें एडजॉइंट ऑफ 5a निकालना है, यानी एडजॉइंट के साथ 5 मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स के साथ। तो हमने अभी सीखा था 5 को अगर बाहर निकालना है तो क्या करना होता है, k रेज़ टू द पावर n-1, यानी 5 रेज़ टू द पावर n-1। बट आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट स्टेप, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें, यहां पे तो ए मैट्रिक्स था, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही, आप देखो 5a इज आल्सो मैट्रिक्स, 5 मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस पूरे 5a को कैन आई ट्रीट इट एज अ सिंगल मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स ही तो है, 5 मल्टीप्लाइड हो गया साथ में, तो अंदर के जो वैल्यूज है 5 टाइम ज्यादा होंगे, बस है तो मैट्रिक्स ही। सो अगर मैं इसको मान लीजिए बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, आपको लेना नहीं एक्चुअल कैलकुलेशन में, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको बी लिख रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बी रेज़ टू द पावर n-1 प्रॉपर्टी, यानी b रेज़ टू द पावर 2। b क्या है मेरा, am I confusing you guys? Okay. इसका आंसर क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, जो कि 2 था तो 2 स्क्वायर हो गया। इसका आंसर सेम, इसमें मैं 5a का स्क्वायर नहीं लिख सकता, सेम तरीके से लिख सकता हूं,
हाँ अच्छा, डिटर्मिनेंट है ये, डिटर्मिनेंट के बाहर 5 निकालना आता है मुझे, लास्ट क्लास में सीखा था। जो ऑर्डर है उससे रेस करके बाहर निकाल दो, यानी ये हो जाएगा 5 क्यूब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ओ सॉरी, ये तो डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया, इसके साथ डिटर्मिनेंट नहीं रहेगा, इसके साथ रहेगा स्क्वायर। मैंने ये जो 5 डिटर्मिनेंट के अंदर है वो बाहर लेके आया तो 5 क्यूब हो गया। क्यों? डिटर्मिनेंट के बाहर जब आप कांस्टेंट लेके जाते हैं तो पावर से रेज हो जाता है, ऑर्डर से रेज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं बाहर लाया 5 क्यूब हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें डाउट है किसी को? बट ये होल स्क्वायर अभी भी रहेगा क्योंकि अभी मैं डिटर्मिनेंट के बाहर ही लाऊं, स्क्वायर के बाहर नहीं लाया। अगर होल स्क्वायर के बाहर लाता तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है? 2। तो ये आंसर आ गया। समझा? कंफ्यूजन है? मैं यही स्टेप सजेस्ट करूंगा क्योंकि आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना तो एटलीस्ट आपका ना एक कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा कि एक कितने कांस्टेंट्स बाहर निकालेंगे। इसको अगर आप सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो आसान हो जाता है। सर आप C1, हाँ श्योर। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना है, इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? ट्रांसपोज बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाहर कर दिया, डिटर्मिनेंट के बाहर नहीं किया, सिर्फ एडजॉइंट के बाहर किया ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज एडजॉइंट के अंदर था, अब एडजॉइंट के बाहर कर दिया। अब जो लॉजिक में समझा रहा हूं, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लो। मान लीजिए बी है, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू लो या बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू लो, दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू लो या एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का लो, दोनों इक्वल ही होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू 3 - 1, यही है, बस 2 स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज 2, देन ये जो छोटा सा दिया है इसका वैल्यू पूछ इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं, ये एक एडजॉइंट ऑफ, अच्छा ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ, ये कांस्टेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज ए कांस्टेंट, उसके साथ एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स होगा तो ए स्क्वायर भी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स को मैंने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, और एडजॉइंट के बाहर एक कांस्टेंट है, उसके बाहर डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले आप लॉजिकली ये सोचिए, वैसे ये क्वेश्चंस करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। समवन कैन चूज कि नहीं पहले मैं सारे कांस्टेंट्स बाहर निकाल दूं, समवन कैन चूज कि नहीं पहले इसको मैं अंदर ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, फिर जो एंड में बचेगा एक बार मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है कम टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। ठीक है, मेरा अप्रोच रहता है कि एडजॉइंट का जो अंदर मैट्रिक्स है ना, उसको एक ही बार में डील करो, बार बार अलग अलग करके मत डील करो। तो इसलिए पहले क्या करूंगा कि एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स का 3a डिटर्मिनेंट है, पहले मैं इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लूंगा कि क्या नंबर है वो, और फिर इसको अंदर रख दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 3a डिटर्मिनेंट एक नंबर ही है ना, एटलीस्ट मेरा एक डिटर्मिनेंट, वो गंदा सा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हट जाएगा, उसकी जगह एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे 3a का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बाहर इस कांस्टेंट को ले आऊंगा, क्या आएगा? 3 क्यूब, ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट के बाहर एग्जैक्ट ऑर्डर आता है पावर में। ठीक है, 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है 2, कितना हो गया वैल्यू इसका 54। ओके ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं 3 एडजॉइंट ऑफ 54 ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए एडजॉइंट के साथ ये जो कांस्टेंट है क्या मैं इसको बाहर ला सकता हूं? क्या आएगा 54 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पावर का क्या करूं? एडजॉइंट के बाहर ले जा सकता हूं। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट का कांस्टेंट, ये देखो ये जो कांस्टेंट है ना एडजॉइंट के बाहर है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो मुझे डिटर्मिनेंट के बाहर लेके जाना होगा, तो डिटर्मिनेंट का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का लॉजिक क्या कहता है कांस्टेंट निकालने के लिए? जो पावर है उससे रेस कर दो, यानी 3 क्यूब बाहर आ जाएगा और 54 स्क्वायर का भी क्यूब बाहर आ जाएगा। ये समझ आया? मैं इसको डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आया, इसमें कंफ्यूजन है हाँ या ना? नहीं है, आई होप एटलीस्ट अभी समझते हुए तो नहीं है ना, जब करने जाओगे तब होगा, दैट्स फाइन। और ये स्क्वायर को मैं एडजॉइंट से बाहर ले जा रहा हूं। ठीक है, इनफैक्ट इसको मैं एडजॉइंट क्या, मैं इसको डिटर्मिनेंट के बाहर भी ले जा सकता हूँ ना। पावर को डिटर्मिनेंट के भी अंदर बाहर कर सकते हैं, एडजॉइंट के भी अंदर बाहर कर सकते हैं, तो यहां से हटाओ, इसको यहां डालता हूं। समझ आया ये स्टेप? ओके, अब इसमें आंसर कैसे गिवन है 3 और 6 के टर्म्स में। ठीक है, सो 3 क्यूब ऐसे लिखता हूं, 54 क्या था मेरा एक्चुअली 3 क्यूब इंटू 2 था ना, तो 3 क्यूब इंटू 2 लिख देता हूं, ये रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? ए रेज टू द पावर 3 माइनस 1 n माइनस 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और इसका एक होल स्क्वायर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है बाहर। एक एक स्टेप समझ आ रही है कि नहीं? पूरा बाद में समझना। ठीक है, सो दिस बिकम्स 3 क्यूब 3 टू द पावर 18 2 टू द पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2, तो 2 टू द पावर 4 भी हो गया। ठीक है, सो अब देखिए ये 2 टू द पावर 10 है, उसको 3 टू द पावर 10 यहां से पिक करके 6 टू द पावर 10 कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 10 निकाल लिया तो 8 बच गया, 8 9 10 11, 3 टू द पावर 11 बच जाएगा बी। यप, फिर से समझाओ एक बार स्टार्टिंग से, या समझ आ गया? स्टार्टिंग से देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट 3a का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, पहले सॉल्व कर लिया। 3 डिटर्मिनेंट के बाहर आया तो 3 क्यूब, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसे रख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 गिवन है तो ये 54 आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया 3 एडजॉइंट 54 ए स्क्वायर, उसी क्वेश्चन को लिख लिया, बस 3 डिटर्मिनेंट की जगह ये वैल्यू लिख दिया मैंने। अब एडजॉइंट के बाहर में 54 ला रहा हूँ, 54 कांस्टेंट को अगर एडजॉइंट के बाहर लाते हैं तो k रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, अभी पढ़ा हमने इसी प्रॉपर्टीज में। सो k रेज़ टू द पावर स्क्वायर हो गया, ये 3 ऐसे ही बैठा है, अभी तो कुछ किया नहीं है, एडजॉइंट का a स्क्वायर यहाँ पे रह गया। ठीक है, होल डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के बाहर ये कांस्टेंट अगर लेके गया तो डिटर्मिनेंट का जो पावर होता है उससे रेज हो जाता है, राइट, k रेज़ टू द पावर n हो जाता है। सो 3 क्यूब 54 स्क्वायर का होल क्यूब, गॉट इट। डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर रह गया। अब पावर ऐसी चीज है जो हम अंदर बाहर कर सकते हैं आराम से, एडजॉइंट के भी, डिटर्मिनेंट के भी, किसी के भी। सो पहले मैं एडजॉइंट के बाहर 2 लेके गया, फिर मैंने रियलाइज किया मैं डिटर्मिनेंट के बाहर भी ले जा सकता हूँ, तो मैं 2 डिटर्मिनेंट के बाहर भी लेके गया। ठीक है, इसको मैंने बस सिंप्लीफाई किया,
कुछ किया नहीं, मतलब थोड़ा और फैक्टराइज कर दिया सो दैट आसानी से हो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर 3-1 यानी 2, और ये होल स्क्वायर पहले से बैठा है तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, 3³ 3 टू द पावर 18 2 टू द पावर 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 गिवन है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 यानी 4। अब ये 2 टू द पावर 10 हो गया दोनों मिला के, यहाँ से मैंने 3 टू द पावर 10 पिक किया और इस 2 टू द पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 टू द पावर 10 हो गया। यहाँ से 3 टू द पावर 10 हटा दिया तो 3 टू द पावर 8 बच गया, 8 और 3 को ऐड किया तो हो गया 11, तो फाइनली ओवरऑल ये बच गया। समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज अ डिटर्मिनेंट, एक ना मैट्रिक्स दिया है, सॉरी ए इज अ मैट्रिक्स, उसमें एक अननोन अल्फा है, अदरवाइज सब में एक नंबर है, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 2 दे दिया। समझ आए मेरी बात? एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसमें अननोन अल्फा है और उसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट जो आंसर है वो 2 दे दिया, तो क्या आप इन दोनों इंफॉर्मेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? इसको सॉल्व कर दो फर्स्ट रो के हिसाब से, सेकंड रो जैसे भी करना है, उसमें एक अल्फा अननोन रहेगा बट उसका फाइनल आंसर 2 गिवन है, तो इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद गिवन है इफ दिस इज इक्वल टू 32 टू द पावर n, इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको 32 के पावर में लिख देना, n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो 3n प्लस अल्फा का आंसर निकालना है। समझ आया? ट्राई करेंगे, कीजिए ट्राई, गलत होगा बट एटलीस्ट गिव इट अ शॉट इन प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अल्फा तो आराम से आ जाएगा, मजूमिंग अल्फा कैसे निकलेगा इसमें डाउट है किसी को? करके देखिए, डाउट हो तो बताइएगा मुझे।
आंसर नहीं, इट्स नॉट डी, इट्स ए। अल्फा नहीं कर ओके। 6 माइनस 1 माइनस अल्फा, ये 2 इंटू 1 क्यों किया, 2 इंटू 2 होगा, माइनस 1 इंटू 3। ये ध्यान दो, ये सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये 1 इंटू 1 क्यों होगा, ये 2 इंटू 1 होगा। देखो 1 के निकाल लो तो इसका कॉलम और रो हाइड कर दो, बचा ये 4, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, ये गलत है पूरा, इसको ठीक करो। हो रहा है, कुछ उम्मीद है कि हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू है सबका, अल्फा कितना आया, 1। इसमें डाउट है किसी को, अल्फा 1 कैसे आया, इसमें कंफ्यूजन, ठीक है, बट आप निकालना कैसे वो पता है ना, ठीक है। सो अल्फा आएगा 1, आई एम अज्यूमिंग। अब देखिए निकालना क्या है हमें, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a का होल डिटर्मिनेंट। अब देखिए आप चाहे तो 2 को पहले बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर ये बाहर आएगा, फिर उसको भी निकालो, फिर ये आएगा, उसको भी निकालो। वैसे भी आप सिंपल भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे समझ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि सबको पहले इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर एक बार में निकालता हूँ, ठीक है, मेरा वैसा अप्रोच है। सो अगर मैं पहले इस 2 को निकालूं तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 raised to the power 2, ठीक है। इज दैट फाइन? अच्छा, अब क्या मैं इसको एक बार में बाहर भी निकाल सकता था क्या? एक्चुअली एक बार में भी निकाल सकता था, 2 को मैं सीधा बाहर ला सकता था, बट एनीवेज अब हो गया। ये कितना है, 8 को क्या मैं इधर ला सकता हूं, क्या होगा 8 स्क्वायर, ठीक है। हमें किसके टर्म से 32, 8 स्क्वायर होता है 64, छोड़ो, इसको मैं डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकता हूं, क्या पावर आएगा 3, 2 क्यूब 8 टू द पावर 6, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है
डिटर्मिनेंट -1 यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन का स्क्वायर होता है। जब दो एडजॉइंट एक साथ होता है और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन स्क्वायर होता है। तो यहाँ ऑलरेडी ये बैठा हुआ है 2 क्यूब 8 टू द पावर 6, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? ओके अच्छा 32 मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 5। ओके 2 क्यूब, ये लिख रहा हूँ 2 क्यूब टू द पावर 6 और ये हो गया 2 टू द पावर 4 यानी होल 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 18 और 3 21 25 यानी 32 टू द पावर 5 5 ये हो गया। n की वैल्यू आ गई 5, अल्फा अपेरेंटली 1 है तो ये हो जाएगा 16। आर यू श्योर n5 है? पहले तो ये बताओ n5 आ रहा है। n5 आ रहा है। अगर n5 है तो ये तो पूरा एनीवेज 11 के ऊपर ही चला गया। अल्फा -4 है। मुझे लगता है अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तुम लोगों ने जो कॉन्फिडेंस दिलाया ना मुझे, वन इंटू 6 -1 -2 इंटू 2 अल्फा -1 प्लस 3 इंटू अल्फा -3 इक्वल टू 2, 5 -4 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 अल्फा -9 इक्वल टू 2। दिस इज माइनस अल्फा 5 7 -2 2, so alpha is -4। ठीक है, so 3n plus alpha is 11। ठीक है, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं समझ आएगा? ये क्वेश्चन देखिए अब, लेट a इज इक्वल टू, ओके ये कुछ गिवन है, ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे मतलब मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इफ b इज इक्वल टू i -5c1 एडजॉइंट है प्लस 5c2 एडजॉइंट a स्क्वायर माइनस दिस n में आ गया -5c5 एडजॉइंट a5, तो इसमें कौन सा दिमाग लगेगा ये तो पता चल गया, बाइनोमियल का है एक्सपेंशन। ठीक है, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये जो मैट्रिक्स बी हम बनाएंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसका सम। ठीक है, ओके तो पहले इसको मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दूं बाइनोमियल लगा के। सो b इक्वल टू, देखिए मेरा फर्स्ट टर्म i है, सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, दिस रेज टू द पावर 1 हो जा रहा है राइट, और 5c1 कर रहे हैं, 5c1 कर रहे हैं तो ये बाइनोमियल का टोटल पावर क्या आएगा 5। ठीक है, टोटल टर्म्स 6 होंगे। ये समझ आया 5 क्यों आया पावर? बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ एक बार, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं आई होप। सेकेंड टर्म से पहले अगर प्लस आ रहा है तो ठीक है, अगर माइनस आ रहा है तो बीच में क्या आता है माइनस। फर्स्ट टर्म i होगा, समझ आ रहा है, क्योंकि i रेज टू द पावर n जाएगा 5 जाएगा, फर्स्ट टर्म i हुआ माइनस, सेकेंड टर्म क्या होगा ये वाला एडजॉइंट ऑफ a। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम उल्टा यूज किया, एक्सपेंशन गिवन था मैंने पावर फॉर्म में लिख दिया। ये समझ आया कैसे हुआ इस क्वेश्चन का, ये क्रिटिकल स्टेप। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ओके, अब इसको एक्सपैंड कर दो, एज इन मैट्रिक्स को एक्सपैंड कर दो। i को क्या मैं लिख सकता हूं 1 0 0 1, हाँ माइनस
ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फटाफट बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करना है, स्वैप, तो 2 2 ही रहेगा। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का साइन चेंज कर दो, 0 0 रहेगा, -1 1 हो जाएगा। समझ आया इसका एडजॉइंट फटाफट कैसे निकला 2x2 का? इसमें डाउट है किसी को? ओके, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 -2 यानी -1, 0 -1 यानी -1, 0 -0 यानी 0, 1 -2 इज अगेन -1। व्हाट, क्या गड़बड़ हो गया? हमको पता है, अरे ये होल 5 भी तो है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अभी खत्म नहीं होगा क्वेश्चन। समझ आया? एडजॉइंट है वो, डायरेक्ट नहीं है। ये ठीक है सबके लिए। अब इसको रेज टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे? पैटर्न फाइंड आउट करो। अगर बी ये है तो बी स्क्वायर क्या होगा, ये पैटर्न फाइंड आउट कीजिए। ये बी है तो बी स्क्वायर हो गया -1 इज 1 है। या पहले तुम देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों नहीं किया, पता लगा ये सब नाटक करने के बाद आंसर ही गलत आया। 0 -1 1 -2, ठीक है, इट्स फाइन। एक और काम कर सकता हूँ, इससे ना मैं माइनस भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ। ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया, इस पूरे से नेगेटिव कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। एसेंशियली इसमें बी ये स्क्वायर करने के टाइम एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, फिर क्यूब करने के टाइम नेगेटिव आ जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर में इवेंचुअली नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव को अभी के लिए इग्नोर करो, हम सिर्फ अंदर का कैलकुलेशन करते हैं। तो स्क्वायर आ रहा है 1 × 1 1 0, 1 × 1 2 0 0, ये 0 हो गया, 0 1, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्यूब करने के लिए इसको फिर से मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्यूब आ जाएगा 0 0 है, ये 1 1 0 यानी 1 1 2 3 0 0 0 1, तो क्यूब में 3 आएगा, तो रेज़ टू द पावर 5 में क्या आएगा 5। तो 5 तक कैलकुलेट करने में बैठ जाना, 2 3 करके पैटर्न समझ लो, फाइनल वाला लिख दो। अब मुझे बोला क्या गया है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी 1 + 5 + 1 7, इसके बाहर एक नेगेटिव था वो मत भूलिएगा, -7 आंसर। ठीक है, समझ आया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ A is n by n matrix, okay, and B is adjoint, B is its adjoint, मतलब A का adjoint है B, और you can write B is equal to adjoint of A। ठीक है, then prove that A into B plus K times of identity matrix I का determinant is equal to ये कुछ गंदा सा, where K is constant। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है मुझे, A B K टाइम्स I लिख रहा हूं, IN भी निकला, IN मतलब n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं बस I लिखा हूं। ठीक है, अब आप देखिए, आपको ये इनिशियल रिजल्ट याद है, मैंने आपको कहा था जहां पे और कुछ ना चले वहां पे ये चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं B को क्या लिखूंगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A लिख सकता हूं, गिवन है राइट, इंटू K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को मैं ये लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एज पर द रिजल्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो ऐसे ही आ गया, इसको मैंने ये लिख दिया। एनी कंफ्यूजन है?
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, तो मैं इसको कॉमन लेके अंदर का वो कर दूं, कॉमन। इज दिस फाइन? दोनों से आई कॉमन लिया और अंदर का जो कांस्टेंट है वो एक साथ लिख दिया। सो यू गाइस रियलाइज ना, ये कांस्टेंट टर्म है और k तो कांस्टेंट गिवन ही है, तो ये पूरा एक नंबर होगा, राइट? और डिटर्मिनेंट के बाहर जब मैं एक नंबर निकालता हूं तो किस रेस से होता है, किस पावर से रेज हो जाता है? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। सो आई कैन राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस k रेज टू द पावर n। अंदर क्या बच जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ i, सिर्फ ये बच जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है? 1, तो सिर्फ ये बचेगा आंसर में। यही प्रूफ करना था, देखिए, ठीक है, हो गया, नॉट डिफिकल्ट, बस वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी एक्चुअली, इट्स अ रिजल्ट एंड डेफिनेशन बोथ। गॉट इट? आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक कल पिक करेंगे एज पर द क्वेश्चंस कल से करेंगे, लेकिन इसको समझ लो, ठीक है? आपको एडजॉइंट निकालना आता है? एडजॉइंट तो निकालना आ गया ना अब तक, तब से वही कर रहे हैं। आपको ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना भी आता है, तो जब एडजॉइंट को आप उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ए का इनवर्स मिल जाता है, ठीक है? दैट्स इट, और कुछ नहीं इनवर्स में। इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, जो हमारी हैबिट होती है। एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, इनवर्स आ गया, नथिंग मोर। इनवर्स को वो करेंगे, ये करेंगे, नहीं। इनवर्स की जो डेफिनेशन होता है कि अगर किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है। जैसे 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, तो इससे क्या आएगा? आइडेंटिटी। बस ये इसका डेफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज इनवर्स। डेफिनेशन ऐसे याद रखना है, कैलकुलेशन ऐसे याद रखना है इनवर्स का, ठीक है? मुझे लग रहा है कि इतना तक समझ आ ही गया आप लोगों को, तो कुछ और भी कर लेगा इसका क्वेश्चन। बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे? नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, राइट? तो आपको याद है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, जीरो है तो सिंगुलर। तो जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स को हम इन्वर्ट कर सकते हैं उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है। तो कई क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि मैट्रिक्स दे दिया, पूछ लिया कि इन्वर्टेबल है कि नहीं। आपको बस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, 0 है तो इन्वर्टेबल नहीं है, 0 नहीं है तो इन्वर्टेबल है, बस इतना। इनवर्स निकालने मत बैठ जाना, ठीक है? गॉट इट? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है? आई नो आई सेड कि क्वेश्चन कल करेंगे, बट 2 मिनट 5 मिनट में भी 2 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए, आसान वाला ऑब्वियसली मैं करूंगा। इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकलेगा? स्वैप 2 1 का 1 2 हो गया, इनका साइन चेंज -5 और 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है? 2 माइनस ऑफ -10 to 5 यानी -15 यानी +15 17। 17 को अंदर ले जाइए, 1/17 -5/17 3/17 2/17। So this ugly looking matrix is inverse of this. Yes. That's it. Adjoint is the difficult part. वो सीख गए तो इनवर्स निकालना तो आसान पार्ट है, उसको बस डिवाइड करना होगा, ठीक है? So adjoint पे फोकस कीजिए, इनवर्स अपने आप आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, आप कर दीजिए, इसका इनवर्स निकाल के बताइए। पहले फाइंड आउट कीजिए इन्वर्टेबल है कि नहीं, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कीजिए। पता लगा सब मेहनत करने के बाद एडजॉइंट निकाला और डिटर्मिनेंट निकालने के तो 0 आ गया, इन्वर्टेबल था ही नहीं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 नहीं है तो मेहनत कीजिए।
और इस बार डिटर्मिनेंट करेक्ट निकालना प्लीज। कितना है डिटर्मिनेंट? -19 नहीं, करो करो अपना रीचेक करो। 5 एनीवन फॉर 5? -1 -1 जस्ट बिकॉज मेजोरिटी का -1 आया डजंट मीन इट्स करेक्ट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था मैंने, तो आप एक बार रीचेक कीजिए आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन हो रहा है या कैलकुलेशन में जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं? कैलकुलेट करने में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? आई एम होपिंग। -1 इनवर्स निकालिए। हाँ, चल रहा है ऑन द वे। लेट्स चेक नाउ। -1 दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट को -1 से डिवाइड किया तो इनवर्स। तो चेकआउट इफेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स इज करेक्ट। प्लीज यहाँ से एक बार वेरीफाई कीजिए फिर मूविंग अहेड करेक्टली और नॉट। तुम अभी -1 पे रखते हो। ओके।
कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए सबका आया, ये सब फंडामेंटल्स है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोफैक्टर निकालते हुए साइन, पोजीशन के साइन का ध्यान रखिए, कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है। फिर ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने पे आ जाता है एडजॉइंट, एडजॉइंट को डिवाइड कीजिए -1 से तो आपका आ जाएगा इनवर्स। इज दैट फाइन? ओके, नाउ क्विक अपडेट ऑन टुमारोज टेस्ट। एक्चुअली संडे का है, मैंने कहा था अगर आप सैटरडे को भी दे सकते तो दीजिए। टेस्ट वुड बी लाइव टुमारो फ्रॉम 2 PM till 10 PM। आप देना चाहे तो कल दे सकते हैं, संडे को भी लाइव रहेगा। बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, कल एटलीस्ट लॉग इन करके चेक कीजिए, किसी को टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो लास्ट टाइम टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसके बाद अटक गया था आपका काम। सैटरडे को फायदा ये होता है कि दीपा मैम भी अवेलेबल होती है फॉर कोऑर्डिनेशन, डेफ टीम भी अवेलेबल होता है, तो कुछ इश्यूज हैं तो हम बैक एंड से रिजॉल्व कर पाएंगे। संडे को वो काम अटक जाता है, ठीक है। सो कल क्या करना है, एटलीस्ट लॉग इन करके चेक कीजिए। और मैं तो वो लॉग इन कर दे ही दो ना, कौन सा 20 का 24 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, संडे को देने से 20 तो आ जाएगा। तो सैटरडे को दे दो, संडे को भी लाइव है, आपको दोनों दिन जब देना दो। मेरा है कि संडे को आराम करो, कल टेस्ट वेस्ट देके निपटा दो, ठीक है। तो टेस्ट विल बी अवेलेबल टुमारो। अच्छा ये तो बता दो सब्जेक्ट क्या, टॉपिक क्या है? ओके दैट्स फाइन, ठीक है। कल 2 PM से 10 PM, संडे को 9 AM से 9 PM रहेगा। ओके, मंडे को हम इसको फिनिश कर लेंगे। ब्रिंग योर स्टडी मटेरियल, ये पार्ट 3 में होगा शायद, ठीक है। सो ब्रिंग अकॉर्डिंगली, देख के लाना, कुछ भी मत उठा लेना। ओके फाइन, सी यू ऑन मंडे देन।